अब देख लें इसमें ध्यान से। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में देख लें से, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इधर देखो, तो आप देख लें से, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमने बोला था उसमें ध्यान सुनना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमने लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक लिखी थी। अच्छा, उस पर बेस पहले एक दो क्वेश्चन कर लें। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो सुनना ध्यान से, हमने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बता वन वन इक्विवेलेंट अगर कंप्लीटली न्यूट्रल होते हैं तो हीट रिलीज 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होती है, या किलो जूल में 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होती है। और सबको ध्यान है। अच्छा, उसमें हमने बोलता अगर हीट ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड या वीक बेस फाइंड करवाए तो बता ला सकते हो। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक पड़ी थी, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस इक्वल्स टू, देख लें उसी में, इक्वल्स टू क्या लिखा था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस प्लस 57.3 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अच्छा, उसमें हमने एक चीज बोली थी कि उसके जस्ट ऊपर पढ़ो जो हमने पॉइंट लिखा था, इफ वन ऑफ द एसिड और बेस और बोथ आर वीक देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज यूजुअली लेस देन 13.7 या 57.3 किलो जूल, ये हमने बोला था। लेकिन मतलब जो लेस देन 13.7 ये हमने क्या लिखा था, ऑलवेज लिखा है, यूजुअली लिखा है? ऑलवेज नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है HF, तो लिख लें एक्सेप्शन। अच्छा, जो HF होता है वो वीक एसिड होता है, जबकि HCl, HBr, HI ये तीनों हेलोजन एसिड्स स्ट्रांग होते हैं, बट HF इज अ वीक एसिड। तो बता इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम होनी चाहिए ना, लेकिन होती है ज्यादा। तो लिख लें HF is a weak acid. HF is a weak acid. Exception. HF is a weak acid, but its heat of neutralization, but its heat of neutralization with strong base, with strong base is greater than minus 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, is greater than minus 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ, रीजन लिख लें साथ में, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, because of hydration of fluoride ions some extra heat is released, because of hydration of fluoride ions some extra heat is released, some extra heat is released। तो बता यहां पर अब बोर्ड पे इक्वेशन भी लिख लेना। अब बता HF होता वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये वीक एसिड है तो बता इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है विद स्ट्रॉन्ग बेस वो 13.7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हीट जो होती है 13.7 में से वो वीक एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन में एब्जॉर्ब होती है। लेकिन फिर भी बता इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिख लें साथ में, ये -16.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, मतलब उससे भी 3 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये होते वीक एसिड है, लेकिन ना यहाँ जो सॉल्ट बनता है एक्वस सोल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जब ये डिसोसिएट होगा 100% आयंस में तो फ्लोराइड आयंस देगा। और बता तुमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में जिसकी साइज छोटी उसका हाइड्रेशन ज्यादा, और हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज, तो फ्लोराइड आयन का भी हाइड्रेशन होगा, उसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट रिलीज हो जाती है। अगर यहां ओनली न्यूट्रलाइजेशन होता तो 13.7 से कम ही रिलीज होती, बट यहां एक्स्ट्रा हीट किसकी वजह से रिलीज हुई? फ्लोराइड आयन के एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की वजह से, इसलिए ओवरऑल टोटल हीट रिलीज क्या हो गई? ज्यादा हो जाती है 13.7 से। तो ये चीज क्लियर सबको? अब ये तो हमने बोला थ्योरी जो पढ़ी,
अब लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे पूछ सकता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, तो क्वेश्चन लिख लें। The heat of neutralization, the heat of neutralization of HNO2 with NaOH, HNO2 with NaOH is बोर्ड पर लिख लें -43.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, -43.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। calculate heat of dissociation of HNO2, calculate heat of dissociation of HNO2, heat of dissociation of HNO2। अच्छा, एक जनरल चीज मैं बोल रहा हूं, आंसर तो अभी बहुत छोटा सा है मैं पता है, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं, जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो और एसिड बेस दे रखे हो, सबसे पहले चेक करना स्ट्रॉन्ग है वीक, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक काम आएगी या नहीं आएगी वो भी तो डिसाइड करना है हमें। तो बता HNO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? HNO2 लिखा है, HNO3 नहीं लिखा है। HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HNO2 तो वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और तुम खुद सोचो अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो इसके लिए हीट ऑफ डिसोसिएशन चाहिए होती क्या? फिर वो तो अपने आप ही 100% डिसोसिएट हो जाता। तो उसने पूछा ना हीट ऑफ डिसोसिएशन, तो बताइए वीक ही होगा। अब बता, इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है और HNO2 का हीट ऑफ आयनाइजेशन, मतलब हीट ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं उसी को। अब बता, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस प्लस, लेकिन बता अब के क्या यूज कर ऐड करोगे, 57.3 या 13.7 किलो जूल में है, तो बता क्या ऐड करोगे, 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, तो आंसर विल बी प्लस 14.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट हो जाएगी ना। और बता हीट ऑफ डिसोसिएशन हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, इसलिए प्लस में ही आना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ HNO2 वीक एसिड था, इसलिए बता उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर हमने ये। नेक्स्ट लिखें एक और क्वेश्चन। calculate heat released in kilocalorie, calculate heat released in kilocalorie when, बोर्ड पर लिख लें, when 100 milliliter 0.1 m H2SO4 solution, when 100 milliliter 0.1 m H2SO4 solution is mixed with 100 milliliter 0.1 m KOH solution, 100 milliliter 0.1 m KOH solution। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बता यहाँ क्या चेक करोगे, अब पहले क्या चेक करोगे, स्ट्रॉन्ग है या वीक, बता डिसाइड तो करें, शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है या डायरेक्ट करना है थ्योरी से। तो बता अब यहाँ पर H2SO4 वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बता अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करवा रहा है, मतलब बता ये शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन नहीं, वीक वाली स्ट्रॉन्ग का है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग के लिए तो हमें एक ही पॉइंट पता है कि 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल होते हैं कंप्लीटली, तो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट रिलीज होती है हीट। तो बता इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के 1 इक्विवेलेंट न्यूट्रल होते हैं, तो बताओ उनमें हीट रिलीज क्या होती है, 13.7 किलो कैलोरी। और बता मैंने अब रिलीज्ड बोल दिया, तो हीट के साथ माइनस साइन यूज किया क्या, ओके हीट रिलीज में माइनस अपने आप हो गया।
तो 1-1 इक्विवेलेंट दोनों के अगर रिएक्शन करते हैं तो बता हीट रिलीज इतना होती है, हमें ये पता है ओनली। अब तुम मुझे बताओ हीट रिलीज तुम्हें लानी है तो मुझे क्या लाना पड़ेंगे, इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाने पड़ेंगे, तभी तो डिसाइड कर पाऊंगा कितना प्रोडक्ट या कितना हीट रिलीज होगी। अच्छा बता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूं लाने में, बता तुमने बता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़े। अच्छा सब बता दो, रिवाइज ही होएगा। मास गिवन हो तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा मोल गिवन हो तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, या अगर बता जो अभी करना है बता क्या करोगे, m इंटू वी या n इंटू वी, क्योंकि बता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो नॉर्मेलिटी में होते हैं ना, नॉर्मेलिटी होती भी क्या जनरल फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो बता n इंटू वी, तो बता तीनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाओ, लेकिन पहले इनकी मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना पड़ेगा। तो बता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाने के लिए मोलैरिटी 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर करके नॉर्मेलिटी में बदलोगे। n इंटू वी में तो बता m इंटू वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2, लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो बता अपॉन 1000 करके लीटर में बदलोगे तो कितने इक्विवेलेंट्स हो गए, 0.02। इसी तरह से लिख लें बता KOH के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी लाएं तो लेकिन बता यहां इसकी मोलैरिटी 1 और KOH का वैलेंसी फैक्टर भी 1, तो नॉर्मेलिटी भी यही हो गई अप इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो बता 0.01 इक्विवेलेंट। अच्छा था तुमने पढ़ा है कि जब भी किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट्स गिवन हो या मोल गिवन हो तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हो। अब यहां पर मतलब लिमिटिंग, रुक जा सुन लो। अच्छा था यहां अगर मोल होते तो मुझे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ती, क्योंकि मोल की रिएक्शन तो बैलेंस्ड इक्वेशन बताती मतलब स्टाइकियोमेट्री, लेकिन बता तुमने पढ़ा रिडॉक्स में तो बहुत यूज करा है ये, जब भी बता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की रिएक्शन करवाते हो तो बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत है या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और बता लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, तो बता इक्वल ही रिएक्ट करेंगे, तो बता 0.01 KOH के 0.01 H2SO4 को न्यूट्रल करेंगे, या सिंपली बोलूं बता जिसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कम वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है यहां पर। बोलो ये समझ में आया, तो बता 0.01 से ही हीट रिलीज होगी ओनली। अच्छा H2SO4 के 0.01 बचेंगे आफ्टर रिएक्शन, लेकिन उससे बता हीट रिलीज होगी क्या, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा किससे, तो लिख ले बस। तो बता 1 इक्विवेलेंट करते हैं तो 13.7, तो 0.01 करेंगे दोनों के तो हीट रिलीज विल बी, बता सकते हो हीट रिलीज विल बी 13.7 इंटू 0.01, तो बता आंसर क्या हो जाएगा 0.137 किलो कैलोरी हो जाएगी, हीट विल बी रिलीज्ड। बताइए क्लियर सबको ये 0.01 से क्यों करा जबकि H2SO4 के 0.02 थे, बिकॉज H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्या हो गया एक्सिस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है रिएक्शन कहां तक होगी। तो बता 0.01 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हीट रिलीज विल बी 0.137। अब इसी क्वेश्चन का मैं चेंज बोल दूं जो भी मिल जाएगा, मैं तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सामने लिखा है तुम्हें चीटिंग करनी है। मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं 1 मोल H2SO4 कंप्लीटली न्यूट्रल होता है बाय बेस, देन हीट रिलीज विल बी 1 मोल H2SO4 न्यूट्रल होता है, तो बता पहले तो लाने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है आपके मोल की जगह 1 रखो इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, तो बता अब इसके KOH से क्या बोला ओनली कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके 2 इक्विवेलेंट पूरे खत्म होने चाहिए, तो बता 1 से इतना तो 2 से 27.4 किलो कैलोरी, लेकिन पर इक्विवेलेंट नहीं बोलोगे क्योंकि पर इक्विवेलेंट तो अभी भी 13.7 ही रहेगी, फिर होगी 2 इक्विवेलेंट के लिए 27.4, तो 1 के लिए तो वापस यही आएगी ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो फिक्स होती है। तो बताइए क्लियर सबको, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं हीट रिलीज्ड विल बी, डिफरेंस है। अच्छा बता मास दे दूं दोनों के तो ला सकते हो, तो चेंजेस तो यही है, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाने का तरीका है वो मैं बदल सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं बदल सकते हम। तो बता ये चैप्टर कंप्लीट, इसके क्वेश्चंस कोई से भी होंगे कर लोगे। अच्छा तो मैं बोला भी था मॉड्यूल डिस्कस करेंगे हम,
और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं सैटरडे को नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट क्लास, तो आज ही नेक्स्ट क्लास। मॉड्यूल लेकर आओगे कल, ठीक है, और सॉल्व भी करके लाना, ठीक है। अब देख लें से, तो नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और ये बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, और मैं जो बोल रहा हूँ सुन लें, बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, बस हाथ में इसके क्वेश्चंस कर ले होगी। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, इसमें जो काम की चीज है हमें पता कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए लेकिन बोल रहा ध्यान से। अच्छा, सॉलिड स्टेट मतलब बताइए क्या स्टेट्स ऑफ मैटर ही है ये। अब बता, सॉलिड लिक्विड गैस में मैं जनरल चीजें बोलूं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड, डायरेक्ट वर्बली बोल रहा हूं बस। कोई भी सॉलिड होता है जो उसको लिक्विड और गैस से सेपरेट करता है, मतलब वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और बता, सॉलिड्स में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो बता सबसे स्ट्रांग होते हैं। और मतलब सॉलिड्स में जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं, तो बता उनके पार्टिकल्स की पोजीशन वेरिएबल या फिक्स्ड होती है, इन ऑल द डायरेक्शंस वो फिक्स्ड रहती है ना। तो बता उसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, ओनली दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर पोजीशन, ऑसिलेट कर सकते हैं, वो भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं बहुत ज्यादा। तो बता पोजीशन फिक्स होती है, इसी वजह से बता उनका, तुम बचपन से पढ़ रहे, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, क्योंकि पोजीशन हर डायरेक्शन में फिक्स, तो उनका डेफिनेट शेप, मास, वॉल्यूम होगा। इसीलिए बता हम बोलते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो सकते, और वो रिजिड होते हैं। और ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो टाइप के सॉलिड शो करते हैं, उन्हीं को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रू सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब होते तो दो टाइप के, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस, लेकिन इस पूरे चैप्टर में सबको पता मेनली कौन से पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ते हैं। अमरफस में बताऊंगा लेकिन लास्ट में, क्योंकि काम के जो चीज है पहले हम पढ़ेंगे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, उनके लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं, जो हम इस पूरे चैप्टर में काम में लेंगे। तो वो लिख लें, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। इसमें लिख लें, द रेगुलर क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, द रेगुलर 3D arrangement of, the regular 3D arrangement of constituent particles, constituent particles in bracket, in bracket, atoms, molecules or ions, in bracket, atoms, molecules or ions, after bracket, showing how the particles, showing how the particles are arranged in all the directions, are arranged in all the directions in a crystal, in all the directions in a crystal। तो क्रिस्टल लैटिस या इसी को क्या बोल देते हैं, स्पेस लैटिस भी क्यों कहता है, इन ऑल द डायरेक्शंस, मतलब इन स्पेस भी बोल सकते हो, या सिंपली मैं बोलूं ये क्रिस्टल लैटिस है क्या, कि कंप्लीट आउटर व्यू ऑफ अ सॉलिड या क्रिस्टल, बाहर से देखने पर क्रिस्टल कैसा लगता है, वो क्या है उसका क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, मतलब उसका 3D व्यू।
थ्री डायमेंशनल व्यू वो क्या है उसका, जैसे बता हम अगर डस्टर की बात करें तो बता अंदर इसके कैसा अरेंजमेंट है वो नहीं दिख रहा, लेकिन बता बाहर से ये किस तरह से अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो बताते हैं हम। तो बताइए क्रिस्टल लैटिस। अब लेकिन इसमें भी क्रिस्टल लैटिस में भी जिन जिन लोकेशंस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स या ओनली पॉइंट्स भी। जैसे इस रूम को अगर मैं मान लूं क्रिस्टल, तो बताइए यहां इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, 8, द फोर्थ और रूफ के फोर्थ फ्लोर के, तो बताइए ये कॉर्नर्स क्या हो गए, लैटिस पॉइंट्स। या बता इसका जो बॉडी सेंटर रूम का बता वो अंदर होगा बीच में कहीं, तो बता वो भी क्या लैटिस पॉइंट। या फेसेस बता 4 वॉल्स हैं और रूफ और फ्लोर तो 6 फेसेस, तो बता 6 फेसेस के 6 फेस सेंटर्स होंगे, तो वो फेस सेंटर्स भी क्या है, लैटिस पॉइंट्स। तो लिख ले नेक्स्ट, लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स। द लोकेशंस, the locations at which, the locations at which particles are present, the locations at which particles are present in a crystal, in a crystal, इन अ क्रिस्टल। और जो थर्ड टर्म जो सबसे ज्यादा पूरे चैप्टर में काम में लेते हैं क्रिस्टल को समझाने के लिए, वो क्या लिखते हैं, यूनिट सेल। तो लिख लें थर्ड, यूनिट सेल, यूनिट सेल। अच्छा था ये, अगर जैसे बोलूं वॉल है कोई, तो बता उस वॉल की स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन में अगर एक ब्रिक को मानो ईंट को, तो बता ईंट को हम चारों तरफ इन ऑल द डायरेक्शंस अरेंज करते जाते हैं तो पूरी वॉल बन जाती है, मतलब पूरा वॉल क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। तो इसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन क्या है, ब्रिक। और बता ब्रिक को अगर मैं रिपीट करता जाऊंगा इन ऑल द डायरेक्शंस तो पूरी वॉल बन जाती है। मतलब क्या है, हम जो अब यहां से कि हम पूरे क्रिस्टल को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है। तो उसके स्टडी करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, यूनिट सेल की। जैसे बता अगर इस रूम को मैं यूनिट सेल मान लूं, तो बता अगर इसको क्यूबिक मानूं मैं रूम को, तो बता इसमें जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है यहां पर, और इसके चारों तरफ बता मैं सेम डायमेंशंस के क्यूबिक रूम बनाता जाऊं, तो बता जो पूरी बिल्डिंग बनेगी वो भी क्यूबिक बनेगी। और बता जो यहाँ एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगी वही बता हर रूम में होगी ना, तो हमें हर रूम में जाने की जरूरत नहीं है। बता इस रूम से स्टडी हम पूरी बिल्डिंग की कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यही फायदा है कि हम एक यूनिट सेल को स्टडी करते हैं और वही प्रॉपर्टीज किसकी मानते हैं, डायमेंशन सब, वॉल्यूम, एरिया सब पूरे क्रिस्टल का मानते हैं। तो लिख लें यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, the smallest repeating portion of a crystal, of a crystal which when repeated, of a crystal which when repeated in all the directions, in all the directions generates the entire crystal, generates the entire crystal, generates the entire crystal। अब एक ने बोला कि सारी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे यूनिट सेल की, उन्हीं को क्रिस्टल की मानेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में कई जगह लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें क्रिस्टल, लेकिन मीनिंग क्या उसका, यूनिट सेल को ही स्टडी करना है। अब ये जब यूनिट सेल को स्टडी करना है, अरेंजमेंट या सब चीजें, तो हमें इनका क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स की यूनिट सेल्स हो सकती हैं वो भी बताओ। तो लिख ले नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब ये जो यूनिट सेल्स की टाइप्स हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, सिंपल सा बोलूं क्लासिफिकेशन, अब इनका हम दो बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो लिख लें फर्स्ट बेसिस इसका, फर्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ particles, arrangement of particles, arrangement of particles,
लिख लें इसमें, इस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर ये 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट लिख लें प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल 2 टाइप की होती है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। फर्स्ट लिखना ओनली प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, मतलब पार्टिकल्स अरेंज कैसे होते हैं लैटिस पॉइंट्स पर। मतलब इसमें सिंपली मैं लैंग्वेज में बोलूं तो लैटिस पॉइंट्स मतलब लोकेशंस क्या होती है पार्टिकल्स की, वो हमें बता रहे हैं यहां पर, हम उसके बेसिस पर 2 टाइप का बोल रहे हैं। तो फर्स्ट लिख प्रिमिटिव यूनिट सेल लिख लें, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड only at the only at the corners, only at the corners, only at the corners। सेकंड लिख लें सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा तुम्हें सबको ध्यान है, सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब अभी 3 टाइप की तुम पढ़ते थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो उसमें से लिख लें फर्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल में भी ये भी अगेन 3 टाइप की। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इसमें लिख लें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, particles are present at the corners, at the corners as well as at the body center, as well as at the body center, as well as at the body center। सेकंड लिख लें फेस सेंटर्ड, सेकंड सेंटर्ड यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड लिख लें इसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, particles are present at corners, at corners as well as at face centers, as well as at face center, face centers। थर्ड लिख लें end centered, end centered, इसमें लिख लें particles are present, particles are present at corners, at corners as well as at opposite face centers, as well as at two opposite face centers, two opposite face centers, two opposite face centers, टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स। अच्छा अब ये जो लिखा है एंड सेंटर्ड ऑफ फेस सेंटर्ड, इसमें डिफरेंस सिंपल सा, इस रूम में अगर मैं समझाऊं इसको तो बता फेस सेंटर्ड में क्या होता है कॉर्नर्स एंड ऑल द फेस सेंटर्स, जबकि बता एंड सेंटर्स में ऑल द फेस सेंटर्स या ओनली ऑन टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स। अच्छा बता इस रूम के अगर फेसेस 6 हैं, बता 4 वॉल्स और फ्लोर, रूफ और फ्लोर, तो बता इनके सेंटर्स भी 6 होंगे ना बीच में। तो बता फेस सेंटर में तो कहां होते हैं कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर्स पर, तो वो फेस सेंटर्ड। लेकिन एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर होंगे लेकिन सारे फेस सेंटर्स पर नहीं होंगे, जो एक दूसरे के ऑपोजिट है ओनली। तो जैसे बता इस फेस सेंटर को मैं फिक्स कर लूं तो ऑपोजिट का मतलब एडजेसेंट को छोड़कर जो फेस आएगा, तो बता ये इससे डायरेक्टली टच्ड है ना फेस, तो ये एडजेसेंट हुआ, ये भी वॉल डायरेक्टली टच्ड है, वो वाली वॉल भी डायरेक्टली टच्ड है, ये फ्लोर भी डायरेक्टली टच्ड है, तो बता 4 को छोड़कर हर बार यही आएगा। तो ओनली कहां होंगे 2 ऑपोजिट फेस सेंटर्स पर, तो वो कौन सा होगा एंड सेंटर्ड होगा। तो ये तो हमने बोला एक टाइप का क्लासिफिकेशन। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ, अपनी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस, ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ये हम फाइंड करते हैं प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन।
और एक्सरे डिफ्रेक्शन से ये सारे अरेंजमेंट बताए थे ब्रेविस साइंटिस्ट ने, इसलिए इनको उसके नेम पर क्या बोल देते हैं, ब्रेविस लैटिसेस। तो ब्रेविस लैटिसेस का मतलब कौन से उसमें कौन से टाइप का यूनिट सेल्स होती हैं। तो बताइए ये चीज के लिए सिंपल सा, अभी वो आगे लिखवाऊंगा इससे दो। अब सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन लिख लें। ये तो बता एक टाइप का हुआ यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड लिख लें ऑन द बेसिस ऑफ shape or on the basis of shape or geometry of the crystal, on the basis of shape or geometry of the crystal or unit cell, shape or geometry of the crystal or unit cell। अब लेकिन हमने बोल तो दिया शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल या यूनिट सेल, लेकिन ये शेप या ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल डिपेंड किस पे करती है, पहले वो हमें पता, हम डिसाइड करते कैसे हैं किसी की शेप या ज्योमेट्री। तो लिख लें इसी में, द शेप ऑफ यूनिट सेल, द शेप ऑफ यूनिट सेल डिपेंड अपॉन, द शेप of unit cell depend upon, लिख लें बोर्ड पर से, फर्स्ट एज लेंस, जिसको हम अच्छा ये वेरिएबल स्मॉल एबीसी लिखे हो तो वो किसको शो करते हैं, एज लेंस को, और उन एजेस में जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल एंगल्स। अब ये कैसे है, मीनिंग क्या है, अभी मैं इसमें शो कर रहा हूं क्यूब में। तो बता क्यूब में, तो बता ये जो लाइंस है ये एज है, एज ही है ना, ये मतलब ये दो कॉर्नर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये क्या है, एज है ना, तो इसकी एज लेंथ। अच्छा बता यहां पर ये जो है ये तीनों एंगल हो गए ना, इसमें जो एजेस हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सब देख सकते होता, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो बता एक्स वाई जेड एक्सिस ही हो गए ना, ये थ्री डायमेंशनल तो बोला हमने यहाँ पर, तो बता थ्री एक्सिस है। अब यहां पर बता ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस पर एज लेंथ है इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दें, वाई एक्सिस पर जो ये है यहां तक, बता ये एज लेंथ ऑफ क्यूब होगी ना, ये भी क्या हुई एज लेंथ ऑफ क्यूब, ये भी क्या है एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो एबीसी का मीनिंग क्लियर है कि इनकी एजेस इक्वल लेंथ की हैं या डिफरेंट लेंथ की हैं, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बदलती है। और दूसरा इनके बीच में एंगल लिख भी लें साथ में, तो बता एंगल अल्फा बीटा और गामा। तो ये जो शेप या ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल है, सबको ध्यान भी होगा, मतलब टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स पढ़ते हैं। जैसे अरेंजमेंट के बेसिस पर 2 टाइप का था, प्रिमिटिव और सेंटर्ड, वैसे उन्हीं क्रिस्टल्स का ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, मतलब एज लेंथ और एंगल के बीच का अकॉर्डिंग 7 टाइप्स के बोलते हैं। अब ये टेबल हमने रटनी है, कैसे रटनी मैं बता दूंगा ट्रिक, लेकिन पहले अभी बस लिख लेना साथ में। तो नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, तो पूरे चैप्टर में बता सबसे ज्यादा हम कौन सा काम में लेंगे, सबसे ज्यादा एक ही पढ़ते क्यूबिक ही पढ़ते हम, सिलेबस में हमारे वही है। या दूसरा क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक को ही हम बोल देते हैं रोम्बिक भी ओनली, तो ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। फोर्थ रोम्बोहेड्रल या इसी को बोल देते हैं ट्राइगोनल। फिफ्थ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सिक्स्थ मोनोक्लिनिक। सेवेंथ ट्राइक्लिनिक। तो बताइए ये क्या है, एज लेंस और एक्सियल एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने 7 टाइप्स के बोले, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इसमें एज लेंस,
अच्छा, द क्यूब में सारी एजेस डिफरेंट या इक्वल लेंथ की होती हैं? इक्वल मतलब ए बी सी, या ए अगर एक एज ए मानो तो बाकी बी और सी की वैल्यू भी ए ही होगी? और सारे एंगल्स भी कितने होते हैं, बताए? इक्वल होते हैं। और कितने होते हैं? 90 डिग्री के ही होते हैं सब। अब देख लें इसे। तो हमने बोला 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो दा इसमें क्यूबिक, सी टेट्रागोनल, टी ऑर्थोरोम्बिक, ओ रोम्बोहेड्रल, आर हेक्सागोनल, एच मोनोक्लिनिक, एम ट्राइक्लिनिक, टी। तो अब ये ऑर्डर याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो द शॉर्ट में बोलूं सी टी और एच एम टी, या एग्जैक्टली मैंने सिंपल से बोला यार चल तुझे और एच एम टी की घड़ी दिलाऊं। तो द
चल तुझे और HMT की घड़ी दिलाऊं, मतलब CT और HMT, तो ऑर्डर भी हुआ। तो क्यूब का C का मीनिंग पता है, क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक। अब CT और HMT। अब एज लेंस, ये हम कैसे याद रखेंगे? तो मैं जो बोला सुन, इक्वल, एक कट, दो कट, इक्वल, एक कट, दो कट, कटाकट। तो बता, कुछ भी इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो वापस बोल रहा हूं, इक्वल, एक कट, दो कट, इक्वल, एक कट, दो कट, कटाकट। और बता यहाँ पर सब में कटाकट है, तो बता इसी से मैं क्वेश्चन पूछूं, बता ए बी क्यूबिक में जो है, बता इसमें से मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है जिसमें हर चीज इक्वल हो? तो बता कौन सा होता है मोस्ट सिमेट्रिक? क्यूबिक। ज्यादा मोस्ट अनसिमेट्रिक ट्राइक्लिनिक, क्योंकि कुछ भी इक्वल नहीं है उसमें। तो मोस्ट अनसिमेट्रिक वो पूछ लेता है कई बार कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मोस्ट सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, तो बता सकते हैं। तो वापस बोल रहा हूँ, CT और HMT इक्वल, एक कट, दो कट, इक्वल, एक कट, दो कट, कटाकट। तो एज लेंस। अब एंगल्स कैसे याद रखें? तो इसमें से बोल रहा हूँ फोर्थ से याद रखो। मतलब उसमें रोम्बोहेड्रल से स्टार्टिंग के 3, CTO क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक में तो बता सारे एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री के ही हैं। और ये सब का बता तुम देखोगे बेस से, जब बता एंगल 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही बता रहे हम सब, तो याद भी वैसे रखना। द तीनों क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, CTO अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 डिग्री। फोर्थ में रोम्बोहेड्रल अल्फा बीटा गामा इक्वल बट नॉट इक्वल 90 डिग्री। जहां से बदल रहा है वहां से ध्यान रखो, उसके तो पहले ही वाले वैसे ही याद रहेंगे हमें। तो इक्वल तो है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और हेक्सागोनल में गामा का ध्यान रखो ओनली, क्योंकि वो अलग है, बाकी तो सब अल्फा बीटा इक्वल है ना, तो जो अलग है उसको ध्यान रखो ओनली। तो गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक में बीटा अलग है, अल्फा गामा सेम, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें तो कटाकट, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो बता अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0। तो वापस बोल रहा हूं, CTO अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल, सब इक्वल। रोम्बोहेड्रल अल्फा बीटा गामा इक्वल बट फर्स्ट टाइम नॉट इक्वल 90 डिग्री। हेक्सागोनल में गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक में बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। और इसमें तो कोई भी इक्वल नहीं। अब यहां पर ये तो हमने बोला, अब क्वेश्चन जो इस लास्ट ईयर नीट में आया था इसमें से, वो आया था ब्रेविस लैटिसेस। अब सुन ले मैं जो बोल रहा हूं, ब्रेविस लैटिसेस। अब वो हम कैसे लिखेंगे? पहली चीज तो कि अब इसका मतलब क्या है ब्रेविस लैटिसेस का, कि जो ये डिफरेंट 7 टाइप्स के हमने क्रिस्टल्स पढ़े, इनमें से कौन कौन सी यूनिट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो हमने टोटल 4 टाइप की पढ़ ली एक तरह से ब्रेविस लैटिसेस, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब लेकिन कौन से क्रिस्टल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन चारों में से होता है, या चारों ही होती है, कोई एक ही होती है, वो भी बताना है हमें। तो अब मैं कैसे बताऊंगा? तो उसके लिए बता, प्रिमिटिव P, बॉडी सेंटर्ड B, फेस सेंटर्ड F, एंड सेंटर्ड E। तो सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, प्रिमिटिव इन ऑल द क्रिस्टल्स। तो वैसे याद हो गया, प्रिमिटिव को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्रिस्टल्स में प्रिमिटिव होती है। तो बता सब में एक एक ब्रेविस लैटिस तो सबका कॉमन हो गया। पी क्या है? प्रिमिटिव। क्यूबिक यूनिट से मतलब सब में एक यूनिट सेल कॉर्नर एटम्स वाली तो होगी सही। अब बाकी जो बचे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड ओनली ओम में होता है, मतलब ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक। तो ओम में कौन है? मतलब एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ये 3 में होती है। और ये होती है CTO, मतलब फर्स्ट 3, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, CTO। और 3 में क्यों बोला? मतलब ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोला B 3 बार टच करता है ना, तो 3 बार, इसलिए CTO। तो बता क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक 3 बार है वो उसमें, तो 3 बार। फेस सेंटर्ड में 2 ही बार, तो ये 2 में ही होता है CO, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो बता अब ब्रेविस लैटिसेस, तो बता ये सिंपल सा वापस बोल रहा हूं, बॉडी सेंटर 3 में CTO, क्योंकि 3 बार टच होता है वर्टिकल लाइन में। फेस सेंटर 2 बार, क्योंकि 2 ही बार, तो CO। तो अब मैं तुमसे बोल लिख लें, तो बता यहां पर
क्यूबिक में मतलब CTO बॉडी सेंटर्ड 3 में होता है, फेस सेंटर्ड भी C में है मतलब क्यूबिक में है, तो बता प्रिमिटिव भी पढ़ते हो, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसलिए बता तुम्हें ध्यान हो क्यूबिक में तुम 3 टाइप की पढ़ते हो, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड BCC या फेस सेंटर्ड FCC, 3 टाइप के ब्रेविस लैटिसेस पढ़ते हो। तो बता टोटल कितने हो गए इसमें ब्रेविस लैटिसेस 3। अच्छा CTO बॉडी सेंटर्ड इसमें भी होगा, लेकिन बता फेस सेंटर्ड होगा क्या, एंड सेंटर्ड होगा क्या, तो कितने होंगे ओनली 2, क्योंकि बता एंड सेंटर्ड तो ओनली ओम में, फेस सेंटर्ड CO में सेकंड को छोड़कर, और बॉडी सेंटर्ड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में, तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड भी होगा CO, और ओम का O बता एंड सेंटर्ड भी होगा। तो इसमें चारों टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, यूनिट सेल्स चारों टाइप की मिलती हैं ऑर्थोरोम्बिक में, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अच्छा बताओ इनमें तो अब रोम्बोहेड्रल में तो ओनली एक, हेक्सागोनल में भी एक, मोनोक्लिनिक में बस कौन सी होती है एंड सेंटर्ड। तो बता इनमें ओनली एक एक टाइप के, ट्राई क्लिनिक में भी ओनली एक। तो बता मैं तुमसे पूछूं टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में ब्रेविस लैटिसेस टोटल कितने टाइप के हो गए 14 सबके। तो ये भी पूछता है टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, तो अगर क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के, लेकिन ब्रेविस लैटिसेस टोटल कितने होगा 7 में 14। तो बताइए क्लियर सिंपल सा। तो बता इसको बस बोल रहा एक बार आज ही लिख लोगे वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट, अब क्वेश्चन जो था नीट का उसमें पूछा था कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी क्रिस्टल सिस्टम में नहीं होती है। तो बता CTO 3 में तो होती है, तो जो 4 था वही आंसर था। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, CTO, या बताओ एंड सेंटर्ड बोलूं किस में होता है, तो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक को छोड़कर किसी में नहीं होता। फेस सेंटर्ड बोले तो क्यूबिक एंड ऑर्थोरोम्बिक को छोड़कर किसी में नहीं होता। प्रिमिटिव के लिए पूछेगा नहीं क्योंकि सब में होता है। तो सिंपल सा, तो हमने बोला बस इसको सिंपल सा चैप्टर, कोई टफ नहीं, बस यूज बस एक बार ध्यान से करना है, बाकी सब सिंपल चीजें। तो द 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स या उनकी एज लेंस और एंगल्स या ब्रेविस लैटिसेस बता सकते हैं हम, ये क्लियर सबको। अब ये तो हमने बोले एज लेंस या क्रिस्टल सिस्टम्स। अब लेकिन इनमें से हम सबसे ज्यादा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं या क्रिस्टल पढ़ते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल ही स्टडी करते हैं ना। और क्यूबिक क्रिस्टल मतलब बता यूनिट सेल जो है क्यूबिक यू होगी, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल की में मैथमेटिकली एनालिसिस करना हमें, मतलब क्या क्या कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कौन से टाइप के कितने होते हैं, लेंथ कितनी होती है उन सब की, तो वो सब हम स्टडी करेंगे। लिख लें।
अब देख लें इसे, तो लिख लें नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ अ क्यूब, एनालिसिस ऑफ अ क्यूब। अब एनालिसिस ऑफ अ क्यूब, बता इस रूम को क्यूब मानकर सोचोगे, सिंपल सा है। जो भी चीज हमें सोचनी है क्यूब में, तो मैं तो बता नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो लिख लें, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, इसी तरह से डायग्राम में शो कर ले हम, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। अच्छा द फेसेस कितने होते हैं? 6। अच्छा द फेसेस 6 होंगे, तो फेस सेंटर्स भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये जो है ये फेस सेंटर है ना, डायग्राम बोर्ड पर देख लो, तो बता ये जो है ये क्या है? फेस सेंटर। और 6 फेसेस होंगे, तो नंबर ऑफ फेस सेंटर्स भी 6 ही होंगे। तो नंबर ऑफ फेस सेंटर 6, तो फेसेस भी 6 ही है, क्योंकि बता 4 वॉल्स और रूफ और फ्लोर, तो इनके 4 वॉल्स और रूफ और वॉल्स फ्लोर के बता 6 सेंटर होंगे, मिड पॉइंट इनका, तो 6 फेस सेंटर्स या 6 फेसेस। अच्छा बता ये जो दो कॉर्नर्स को कनेक्ट करती है, जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, मतलब इनको एडजेसेंट कॉर्नर्स को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हो? एज बोलते हो ना। अच्छा बता एजेस टोटल कितनी है? बता ये 4 तो रूफ की और 4 ही फ्लोर की, और बता इनको कनेक्ट करेंगे 2 4, तो बता कितनी हो गए टोटल? 12। अच्छा बता जब एजेस 12 हैं, तो इनके सेंटर एजेस के बता वो भी 12 होंगे ना, तो बता एज सेंटर्स भी कितने होंगे? 12। तो ये सब लैटिस पॉइंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जहां पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन डिफरेंट यूनिट सेल्स, तो एज सेंटर्स भी 12। अच्छा बता इस रूम का सेंटर कितना होगा? एक ही होगा, और वो बता वो बीच में इस रूम के अंदर होगा। अच्छा दूसरे रूम में होगा क्या ये सेंटर? तो बता बॉडी सेंटर तो कितने हुए? 1 ही होता है, तो बॉडी सेंटर 1। अच्छा था इस वॉल में, इस वॉल को अगर मैं बात करूं, तो बता इस वॉल में कितने फेस, कितने फेस डायगोनल है? बता फेस डायगोनल डायगोनली कनेक्ट करना कॉर्नर्स को, तो बता 2 हो सकते हैं ना एक में, एक ही है, एक ये 2 होंगे, तो बता टोटल फेसेस कितने हो गए? 6। तो बता 6 फेसेस, तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स 12। तो लिख लें, तो बता ये जो मैं लाइन शो कर रहा हूं ये क्या है? बता फेस डायगोनल है ना, एक फेस, इसको क्यूब में डायग्राम में देख लें, और बता ये ऑपोजिट कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये फेस डायगोनल ही है। तो फेस डायगोनल्स, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, बता एक फेस में 2, तो टोटल 6 फेसेस में कितने हो गए? 12। अच्छा बता बॉडी डायगोनल्स, मतलब ये बता फेस डायगोनल तो फेस को ऑपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करता है, मतलब बॉडी डायगोनल पूरे रूम के अंदर से जो जाए, तो बता टॉप कॉर्नर और नीचे वाले फ्लोर का बॉटम कॉर्नर, और बता वो टॉप कॉर्नर, ये बॉटम कॉर्नर 2 हो गए बॉडी डायगोनल, और ये भी तो है, तो बता टोटल बॉडी डायगोनल्स 4। और ये चारों बॉडी डायगोनल्स कहां इंटरसेक्ट करते हैं? हाँ बोलो। बॉडी सेंटर, बता बीच में बॉडी सेंटर के थ्रू ही जाएंगे चारों बॉडी डायगोनल, तो बता यहां पर मैं शो करूं इसको, तो ये क्या हो गया? बता बॉडी डायगोनल हो गया। तो बॉडी डायगोनल यहां भी एक ही शो हो रहा है, बट बता वैसे कितने होंगे? 4। तो बॉडी डायगोनल्स, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स 4। तो अब यहाँ पर डिस्टेंसेस भी हमारे काम आएंगी, तो कौन सी डिस्टेंस कितनी होती है वो हमें यूज करनी है। अच्छा तब मैं तुमसे बोलूं, इस ये वॉल है, मतलब फेस हो गया ना, तो बता ये फेस डायगोनल होगा ना, टॉप कॉर्नर डायगोनली कनेक्ट करूं, तो बताइए फेस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? डायग याद भी होगी, बता दो। √2a होती है फेस डायगोनल की
लेंथ है। अब ये कैसे आई इस डायग्राम, इसमें शो करूं मैं वॉल में, तो बताइए एज लेंथ काम आएगी, और बताइए ये वाली एज भी काम आएगी। तो बताइए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना एक तरह से। और बताइए इसको मैं यहाँ रूम इसमें क्यूब में शो करूं अगर, तो बताइए ये जो है ये फेस डायगोनल है ना। अच्छा था, ये लेंथ कितनी है ए, तो बताइए सारी एजेस इक्वल होती है क्यूब में, तो सब ए लेंथ की होगी ना। तो बताइए सब एजेस जो हैं वो ए लेंथ की ही हैं। तो बताइए ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं मैथमेटिकली लाऊं, तो बताइए ए बी और सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी बन गया ना। बता ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए बी सी में मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बता, हाइपोटेन्यूज मतलब वो क्या है, ए उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बता यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बोल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बता यहां पर क्या लिख सकता हूं, ए सी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी, ए और ए इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो बता 2a² और 2a² का मतलब क्या हो गया बता, √2a हो जाएगा। तो फेस डायगोनल मतलब कोई सा भी फेस डायगोनल हो सब √2a वाली डिस्टेंस के ही होंगे। तो √2a। अच्छा बता अगर मैं पूछूं अब बॉडी डायगोनल की लेंथ, तो बताइए टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर को कनेक्ट करोगे, और टॉप और बॉटम कॉर्नर को कनेक्ट करोगे, तो बताइए फेस डायगोनल भी काम आएगा ना। तो अगर मैं इसको बोल दूं डी ई, तो बता ट्राइंगल बी डी ई हो गया ना। तो बी डी ई, तो बता ट्राइंगल बी डी ई में मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है, ई बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ई बी इक्वल्स टू रूट, अच्छा डी ई तो ये एज ही है ना, तो बता ए स्क्वायर, लेकिन बता ये क्या है डी बी, बता ये तो फेस डायगोनल है ना ऑपोजिट, तो √2a का स्क्वायर, तो ये 3a² मतलब बता √3a हो गया ना ये। तो √3a, या इस रूम में भी देखो इसको, मतलब ये बॉल डायगोनल ध्यान से देख लें पहले, मतलब बॉल डायगोनल ये वाला है ना, मतलब इसमें ये एक एज काम आई तो ए काम आती है, लेकिन बता ये भी लेंथ काम आएगी ना, लेकिन बता ये क्या है, एज लेंथ या फेस डायगोनल की लेंथ है। तो बता फेस डायगोनल भी काम आए, तो बताइए √3a हो गई। तो बता, अब ये तो मैंने अभी पहली बार हम पढ़ रहे हैं इसलिए बता दिया समझा के, लेकिन आगे से डायरेक्ट यूज करोगे तो फेस डायगोनल बोले तो √2a, लेंथ बॉडी डायगोनल बोले तो √3a। ये क्लियर सबको। अच्छा अब इसी से मुझे बता दो कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस, मतलब फेस सेंटर फेस डायगोनल पर ही आएगा ना, और बता मिड पॉइंट ही होगा ना फेस डायगोनल का फेस सेंटर। तो बता कितनी होगी, √2a का आधा ही होगा ना, बताओ फेस डायगोनल का मिड पॉइंट ही तो कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी। मतलब बता मैं यहां शो करूं अगर, इसमें शो करूं डायग्राम में उसको, तो बता यहां तक बतानी है ना मैं डिस्टेंस। दोनों फेस डायगोनल्स कट कहां करते हैं, फेस सेंटर्स पर, और फेस सेंटर्स में कॉर्नर से डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस √2a है। तो बता ये पूरी डिस्टेंस √2 है तो उसका आधा ही होगा ना यहाँ पर ओनली। तो बता क्या हो जाएगी, √2a/2, ये भी लिख सकते हो, या ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो a/√2 भी आ जाएगी, ये भी हमारे काम आएंगे। अच्छा द बॉडी सेंटर और कॉर्नर में डिस्टेंस, बॉडी सेंटर और कॉर्नर मतलब बॉडी सेंटर तो फेस बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट, तो बता ये क्या है √3a पूरा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, √3a/2 हो जाएगी, √3a/2 होगी। बता बॉडी डायगोनल का आधा ही है बॉडी सेंटर कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस, तो √3a/2, सिंपल सा।
अब देख लें इसमें तो अब मैं बोल रहा हूं दो एडजेसेंट एज सेंटर्स और एडजेसेंट फेस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पहले मैं इस रूम में शो करूं तो बता एडजेसेंट एजेस का मतलब बता जो सेम कॉर्नर से निकले। तो बता अगर मैं इस कॉर्नर को फिक्स कर लूं तो ये इसकी एज लेंथ है ना, एक एज, ये भी इसकी एज है, ये भी इसी की एज है कॉमन। तो बता अगर मैं इसका सेंटर मानूं यहां पर तो बता ये जो है इसका सेंटर यहां बीच में होगा, एज सेंटर। अच्छा था इस एडजेसेंट एज का सेंटर भी ये होगा। अच्छा था पूरी एज लेंथ ए है तो एज सेंटर और कॉर्नर में डिस्टेंस a/2, ये भी a/2, a/2 फिर से इनके राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो बता मैं यहां डायग्राम में शो करूं इसको तो ये एज, ये डिस्टेंस क्या हो गई a/2, ये भी इसकी एडजेसेंट एज, ये पूरी ए होती है मिड पॉइंट ही होगा सेंटर तो a/2। तो बता ये डिस्टेंस लानी है तो ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया लेकिन अब के एजेस क्या हो गई a/2। तो बता इसके लिए अब मैं डायरेक्ट लिख दूं बता ये जो वैल्यू है इसको लाओगे क्या, इसको मैं अगर l मान लूं तो बता l स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और बता क्या हो जाएगा आपके a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर होगा। ये समझ में पाइथागोरस थ्योरम फिर से। तो बता l क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा दूं तो बता a² 4 प्लस a² 4 मतलब 2a² 4 मतलब a²/2 और रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा a/√2। मतलब बता जो कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच में डिस्टेंस होती है वही दोनों एडजेसेंट एजेस एज सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है a/√2। अच्छा ध्यान सुनना, एडजेसेंट फेस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, दादा ये फेस और ये फेस एडजेसेंट है ना एक दूसरे के, ये दोनों फेसेस एडजेसेंट, इसका सेंटर यहां बीच में होगा। अच्छा ये पूरी एज ए है तो इसके पैरेलल सारी डिस्टेंसेस भी ए होगी ना। अच्छा सेंटर तो मिड पॉइंट होता ना फेस का, ये पूरी एज ए तो ये डिस्टेंस क्या हुई a/2। अच्छा ये पूरे फिर एज ए तो इसका सेंटर यहां होगा तो बता फिर से a/2। तो बता a/2 फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो डिस्टेंस कितनी आएगी बता फिर से यही आएगी ना। अब मैं इसको डायग्राम में शो करूं तो बता ये फेस सेंटर है इस वाले फेस का, तो बता यहां तक डिस्टेंस क्या हो गई a/2 होगी ना, आधा ही तो है। और बता यहां इस फेस का ये आधा सेंट आधा तो बता ये भी क्या है a/2 तो ये डिस्टेंस क्या होगी बता a/2 से फिर से राइट एंगल ट्राइंगल तो यही आएगा। ये समझ में है, लिख भी ले। तो बता एडजेसेंट फेस सेंटर्स या एडजेसेंट एज सेंटर्स, लेकिन सब क्या है बता एडजेसेंट जो एक दूसरे से कंटिन्यूअसली हम बोल रहे हैं तो एडजेसेंट एज सेंटर्स फेस सेंटर्स। अब एक ये तो मैंने अभी पहली बार हमने पढ़ा इसलिए सबको हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व करके बताया, लेकिन बता आगे से डायरेक्ट याद रखोगे टाइम बचेगा हमारा। तो बता मैं तुमसे डायरेक्ट लिख लेते कुछ बता दो, बता फेस डायगोनल की लेंथ √2a। अच्छा कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस, कॉर्नर फेस बता उसी का आधा, फेस डायगोनल का ही आधा होगा ना तो बता √2a/2 मतलब a/√2। और एडजेसेंट एज सेंटर्स भी वही है डिस्टेंस a/√2, फेस सेंटर्स में भी a/√2 और बॉय डायगोनल की लेंथ √3a। अच्छा मुझे बता ये जो कॉर्नर एटम है, मैं जो नेक्स्ट टर्म बताने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम, बेसिक टर्म्स कौन कौन सी बता दो हमने पढ़ी अभी तक, क्यूब के लिए पढ़ा या एक्सियल लेंस एज लेंस या क्रिस्टल लैटिस लैटिस पॉइंट्स या यूनिट सेल। अच्छा था ये जो कॉर्नर है ये सब बता दें सिंपल सा, थोड़ा सा सोचना बस। मतलब ये जो कॉर्नर है ये इसका इफेक्टिव पार्ट क्या इसी रूम में है या बाकी और रूम्स में भी हो सकता है। अच्छा ये कॉर्नर कितने रूम्स में होगा बताओ, इस कॉर्नर को लेकर हम 8 रूम्स बना सकते हैं। सुन ले जिनको कंफ्यूजन है तो बता ये ओनली कॉर्नर इस रूम में, इसी रूम के आगे वाले फ्लोर, इसी फ्लोर पर बता इसके आगे वाले रूम में भी ये कॉर्नर होगा, इस वाले आगे वाले रूम में भी कॉर्नर में कॉर्नर होगा, उस सामने वाले रूम में भी होगा 4। और बता इन चारों के ऊपर 4 रूम और बनाओ तो कितने में हो गया 8।
तो बता ये एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स में कॉमन है, तो बता पर यूनिट सेल कितना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/8। मतलब बता जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिट सेल के, तो हर तरफ यूनिट सेल्स बनी होती है ना, ऑल द डायरेक्शंस। तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स का कितना होता है पर यूनिट सेल, ये भी हमारे बहुत काम का है। तो इसी के बाद लिख लें इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन of different lattice points, effective contribution of different lattice points, of different lattice points in 1 cubic unit cell, in 1 cubic unit cell, in 1 cubic unit cell। मतलब 1 क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हम, तो एक क्यूब में कितना होगा डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो बता कॉर्नर कितने में शेड होता है, बता दिया हमने 8 में। तो बता पर यूनिट सेल इफेक्टिव पार्ट 1/8 लिख लें। अच्छा बता बॉडी सेंटर का इफेक्टिव पार्ट, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन बता किसी और रूम का सेंटर इस रूम में आ सकता है क्या? बता हर रूम का सेंटर तो अलग अलग होगा, उस रूम के अंदर होगा, तो बॉडी सेंटर का इफेक्टिव पार्ट 1। फेस सेंटर बता दो, क्योंकि बता ये जो वॉल पूरी पूरी वॉल की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर मतलब फेस, तो बता फेस जितने में शेड होगा उतने में फेस सेंटर भी होगा। ओके, ये पूरी वॉल मतलब 4 एजेस और 4 कॉर्नर्स। तो बता ये पूरी वॉल इस रूम में आ सकती है, और किस रूम की बन सकती है? आगे वाले रूम की। बता ऊपर वाला बनाया तो खाली एक एज जाएगी, पूरी वॉल नहीं जा सकती। तो बता कितनों में शेड हुआ? 2 में, तो इफेक्टिव पार्ट कितना हो गया? हाफ। इसी तरह से एज सेंटर्स, तो इनका कितना होगा? 1/4। कैसे हुआ? जिनको कंफ्यूजन सुन ले, बता ये एज मतलब ओनली 2 कॉर्नर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, ये एज इस रूम में हो सकती है, आगे वाले रूम में हो सकती है, इसके ऊपर भी रूम बना दो उसमें भी हो सकती है, उस वाले रूम के ऊपर। तो बता 4 मतलब इसके आगे वाले में नहीं हो सकती पूरी एज, खाली एक कॉर्नर जाएगा फिर। तो बता एज के एजेस कितने में हुई? 4 में, तो 1/4। तो ये क्लियर सबको? अब ये इफेक्टिव पार्ट। अच्छा बता टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर आइटम्स कितने होते हैं? 8, लेकिन उन सबका मिला के इफेक्टिव पार्ट कितना हुआ? 8 इंटू 1/8 मतलब 1 बोला ना तुमने। और बताइए जो 1 बोल रहे हो, ये कॉर्नर एटम्स की रैंक हुई ना? रैंक मतलब इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कॉर्नर एटम्स इन 1 यूनिट सेल। जो ऑल द एटम्स हम लाते हैं उसी को क्या बोलते हैं टर्म? रैंक, कैपिटल जेड लिख लें अब इसका मीनिंग, और ये तो बहुत ही काम आनी पूरे चैप्टर में। रैंक लिख लें इफेक्टिव नंबर ऑफ, रैंक जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ, रैंक में लिख लें कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स in bracket for ionic crystals, number of formula units in bracket for ionic crystals after bracket in 1 unit cell, in 1 unit cell, in 1 unit मतलब ये है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वो हम क्या बोलते हैं उसकी? जेड, यूनिट सेल की। अब ये लेकिन इसमें 2 चीजें लिखी हैं, पढ़ो। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी हो सकते हैं ये, या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल भी हो सकते हैं। अब ये ध्यान समझना पहले, वरना कुछ आगे हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल्स, वहां गड़बड़ इसी में करते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूं इसके लिए। अच्छा था जैसे बोलूं आयरन, तो बता आयरन सॉलिड है ना, लेकिन उसमें बता आयंस होते हैं या एफई एटम्स होते हैं? सारे एफई एटम्स होते हैं ना। तो मेटेलिक सॉलिड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। लेकिन जैसे NaCl, तो बताओ उसमें एटम्स होते हैं, NaCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं,
मतलब Na प्लस Cl माइनस आयंस, मतलब Na वो मिलाकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ना NaCl का, तो वहां लेकिन हम क्या बोल देंगे Z, फिर नंबर ऑफ एटम्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। कितने, मान लो 4 सोडियम 4 क्लोराइड आयन है, तो बता चारों ने मिलकर कितने मॉलिक्यूल बनाए, 4। तो मैं 4 NaCl मॉलिक्यूल्स को क्या बोलूंगा, NaCl क्रिस्टल का Z, मतलब 4, यानी कि 8 कर ले काउंट हम। लेकिन Fe के अगर 4 एटम होते, 2 एटम होते, तो मैं क्या बोलता Fe के 2 एटम पर यूनिट सेल है। तो ये मीनिंग क्लियर सबको। अब ये लाएंगे कैसे, तो जैसा अभी तुमने बोला, बता एक कॉर्नर एटम का 1/8, तो टोटल कॉर्नर एटम्स का इंटू 8 भी कर दिया फिर। तो बता Z किसी का भी लाते कैसे हैं, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन उस लैटिस पॉइंट का इनटू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट से। मतलब बता इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना था, 1/8 इनटू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करते हो, लिख भी लें। तो बता रैंक डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स की कितनी होती है, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। अब एक और टर्म हम इसमें यूज करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। इसको पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब मैं बोलूं, कितना पैक्ड है कोई भी क्रिस्टल। अब पैक्ड किससे होगा बता, जैसे इस रूम को अगर मैं मानूं तो हम इसके पार्टिकल्स है ना। अब बता टोटल वॉल्यूम, तो अगर मैं इसको क्यूब मानूं तो बता A इंटू A मतलब A क्यूब होगा ना। हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ ही करते हो वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड, बता टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल या यूनिट सेल। अच्छा लेकिन इसका पूरा जो ये वॉल्यूम है, स्पेस है, क्या हमने सारा ऑक्यूपाई कर लिया क्या, तो बता इसमें से खाली जगह बहुत है ना अभी तो टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम जो था अवेलेबल, उसमें से पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उनका रेशियो ही क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो लिख लें, it is equal to the it is equal to the ratio of volume occupied by the particles, volume occupied by the particles to the total volume of the unit cell। लिख लें, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अच्छा द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, अच्छा क्यूब होगा तो ही वॉल्यूम की जगह ए क्यूब लिखोगे ना, लेकिन बता हेक्सागन हुआ या कोई और हुआ तो वहां तो एजेस इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो बता सिंपल से हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो बता लेंथ इंटू विड्थ को तो क्या बोल देते हो, एरिया। तो एरिया इंटू हाइट ही एक तरह से सिंपल सा जनरल फॉर्मूला वॉल्यूम का, चाहे कोई भी क्रिस्टल हो। तो बता क्यूब में सब सेम, हाइट भी सेम, एरिया सब कुछ सेम, तो ए क्यूब हो जाता है। लेकिन बता वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है, वी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बता हमने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, अगर मैं सबको आइडेंटिकल मानूं, मतलब सबकी साइज सेम, तो मतलब स्फेरिकल मान ले। और बता स्फेयर ही मानते हो हर जगह, केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस तब भी तुम फाइंड करते हो। पीरियोडिक टेबल में था तुमने सबको स्फेयर ही माना ना। तो एटम्स पार्टिकल्स हम क्या मान रहे, स्फेयर। तो बता होते कितने हैं टोटल पर यूनिट सेल, जेड होते हैं ना। अभी हमने बोला इफेक्टिव तो काउंट करेंगे, एक में कितना काम आ रहा है उसका। तो जेड पार्टिकल्स हैं अगर सपोज यूनिट सेल में, तो बता जेड पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स होगा ना। तो बता एक पार्टिकल को स्फेयर मानू तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो जेड का कितना होगा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं ना इसकी जगह। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही क्या हो गया, जेड इंटू लिख लें 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
जब इसको क्यूबिक में पढ़ेंगे तो v की जगह बस a क्यूब रख देंगे। तो जनरल फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट लिख लें एक और टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लें, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर में लिख लें, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स that are touching a specific particle in a crystal in a crystal in a crystal in a crystal। तो बता किसी क्रिस्टल में स्पेसिफिक पार्टिकल कितनों से, सिंपल सा, नियरेस्ट नेबर्स का मतलब है जो डायरेक्टली टच्ड है एक दूसरे से, उनको हम क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, बट पहले बस मीनिंग बताओ। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स बोलूं, कोई डिफरेंस है क्या? तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स पूछे मतलब तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर लाना, कैसे लाऊंगा बताऊंगा। बट उसके पहले जितना हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा, इस पर बेस जितना हमने ये पढ़ लिया, इसको यूज कैसे करवाएगा क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन लिख लें जिससे क्लियर हो जाएगा इंट्रोडक्शन को भी यूज कैसे करना है। लिख लें क्वेश्चन, इन अ सॉलिड, बोर्ड पर लिख लें, लिख लें ए बी सी की वैल्यू दी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी है, डिटरमाइन टाइप ऑफ यूनिट सेल इन सॉलिड, डिटरमाइन टाइप ऑफ यूनिट सेल इन सॉलिड। क्या आंसर होगा था? तो हमने बोला जो ने टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े, एज लेंस या एक्सियल एंगल्स पढ़े हुए था, उनका यूज कैसे करेगा। मैं जरूरी नहीं डायरेक्ट लिखे कि कौन इक्वल है कौन डिफरेंट है, वो हमें भी चेक करना पड़ेगा। और बता दिख रहा है ए और बी इक्वल हैं बट सी नॉट इक्वल्स टू सी, तो बताए दो इक्वल एक डिफरेंट, और अल्फा बीटा भी इक्वल हैं 90 डिग्री के, बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने बोला गामा अलग किस में होता है, हेक्सागन में, हेक्सागोनल में। तो बता इसका आंसर क्या हो गया, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो सिंपली क्वेश्चन पूछता है इस तरह से तो बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इन अ सॉलिड having cubic unit cell, having cubic unit cell, cubic unit cell, A atoms are present at all the corners. A atoms are present at all the corners. B atoms are at all the edges, and at body center, C atoms are at all face centers, determine possible formula of the solid। अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर भी कंपटीशन में बहुत आते हैं। तो सिंपल सा जो हमने अभी पढ़ा,
मतलब डिटरमाइन पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। और जिनको कंफ्यूजन है यार, डाउट है तो ध्यान से देख लो। अच्छा था अभी क्या बोला, तो पॉसिबल फॉर्मूला। अच्छा था पॉसिबल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो बता हमें इनके नंबर ऑफ एटम्स लाने पड़ेंगे इफेक्टिव, और बता नंबर ऑफ एटम्स जो लाओगे वो इफेक्टिव ही लाओगे ना। तो बता और ए एटम्स का कहां लिखा है, ऑल द कॉर्नर्स। अच्छा बता कॉर्नर एटम की जेड लाइन, तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो बता जो अभी हमने पढ़ा, हमने बोला इसी को बस अप्लाई करना है हमने। तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन एक कॉर्नर एटम का कितना है, 8 1/8, तो टोटल कितने हो गए 1/8 इंटू 8, यही बोलोगे। अच्छा बता बी क्या है, ऑल द एजेस पर एक का कितना पार्ट 1/4, टोटल एजेस 12। लेकिन बता एक बॉडी सेंटर पर भी है और उसका तो पूरा इफेक्टिव पार्ट होता है। तो 1/4 इंटू 12, 3 + 1 बता कितने हो गए 4। अच्छा ऑल द फेस सेंटर्स बोल रहा है, तो एक का हाफ, तो टोटल कितने हो गए 6। तो बता कितने हो गया 3। और बता 1:4:3, यही सबसे सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, AB4C3। ये क्लियर सबको। नेक्स्ट लिख लें एक और। इन अ सॉलिड having cubic unit cell, having cubic unit cell, a atoms are at corners, are at corners except any two, except any two, except any two. Y atoms are at opposite face centers, are at yeah, are at opposite face centers. मैंने बता दिया opposite face centers, and Z atoms are at 25% of the edges, are at 25% of the edges. Determine simplest formula of the solid. Determine simplest formula of the solid. अच्छा एक्स एटम सब पर है या आपके ऑन 2 को छोड़कर बाकी पर है। तो बता एक्स एटम्स का नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स टोटल 8 होते हैं कॉर्नर्स, लेकिन इनमें से बता 2 को छोड़कर तो कितने हो गए बता 6 लैटिस पॉइंट्स हुए कॉर्नर अब, और 6 कॉर्नर्स पर हैं। लेकिन बता एक का 1/8, तो इफेक्टिव पार्ट कितना आ गया 3/4 एक्स एटम्स का। अच्छा बता वाई कहाँ है, ऑपोजिट फेस सेंटर्स। तो बता ऑपोजिट फेस सेंटर्स कितने होते हैं, ओनली 2। अब ये नहीं कि सबका तुम ऑपोजिट देख लो तो वापस 6 हो जाएंगे वो। तो बता ओनली 2 पर होंगे वो ऑपोजिट फेस सेंटर्स। तो बता इनका इफेक्टिव पार्ट हाफ, तो 2 इंटू हाफ 1 हो गया। अच्छा था जेड कितने हैं 25% ऑफ द एजेस। तो बता पहले 25% लो 12 का, तो 1/4 3। लेकिन बता अब इसका इफेक्टिव पार्ट 3 का 1/4 और करो, तो बता 3/4। तो बता रेशियो ले इनका, तो कितना हो गया 3/4:1:3/4। लेकिन बता होल नंबर रेशियो होना चाहिए, तो इनटू एलसीएम कर दो इनका। फ्रैक्शनल का एलसीएम कितना है 4, तो वैल्यू क्या आ गई 3:4:3 मींस आंसर विल बी x3y4z3। तो सिंपल सा क्वेश्चन, और भी इसमें हम चेंजेस करेंगे वो हम आगे वाले चैप्टर्स आगे वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।